हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ सेट्स। पिछली क्लास में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, काफ़ी कुछ टाइप ऑफ सेट्स वगैरह पढ़े हैं। तो अभी काफ़ी कुछ थ्योरी चल रही है, बट यस वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस आल्सो। इसमें वैसे काफ़ी कुछ थ्योरी टेल यू, ठीक है। एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशंस आर फॉर योर जेई मेंस, जेई एडवांस, एनडीए, सीयूटी एंड ऑल द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, इसलिए आई एम सेइंग दिस। और बाकी हम चीजें बेसिक से एडवांस कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी थिंग विल बी कवर। बाकी प्रैक्टिस की बात रही, वी हैव डेडिकेटेड प्लेलिस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड आल्सो यू कैन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ फ्रॉम बुक्स आफ्टर स्टडिंग दिस सेशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, क्या डिफरेंस है, क्या मतलब, विल सी एवरीथिंग। Any two sets A and B are said to equal if all element of set A and B and vice versa. A के सारे एलिमेंट्स B में हो, B के सारे एलिमेंट्स A में हो। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब देखो, A मैंने बोला 1 2 3, ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं। B बोला मैंने भाई सारे एलिमेंट होने चाहिए, मतलब 1 2 3। तो ये तो कब पॉसिबल है? जब ये इक्वल होंगे। जैसे नाम तो वैसे इक्वल बोल ही रहे हैं हम, मतलब एग्जैक्टली सेम होंगे, ऐसा बोल दूं मैं, एग्जैक्टली सेम। वो बात अलग है, अगर मैं बी को ऐसे लिख के दिखा दूं 3 2 1, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने बताया ना ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में। मतलब ऑर्डर का मतलब कि जैसे क्या आप किसको पहले लिखा है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता आपके सेट्स में। तो मेरे कहने का मतलब है दे आर द इक्वल, मतलब वो अगर एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है। अब दूसरा टर्म जो है, एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपने ए ई आई ओ यू लिख लिया, यहाँ ठीक है आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, ई आई ए यू ओ लिख दिया, बट एक्चुअली दे आर सेम, क्योंकि इसको तो चेंज कर सकते थे, ए को भी अलग तरीके से लिख सकते थे। सो एनी टू सेट ए, ये तो चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका, मैंने बता दिया, एग्जांपल भी दे दिया एक और। सेकंड इज एनी टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर इक्वल। इसमें सिर्फ एक कंसीडरेशन दिमाग में रखनी है, हमारा जैसे नंबर लिखने का तरीका होता है कि n ऑफ a, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। मतलब अगर इसमें 3 है तो इसमें 3 है, उसमें 5 है तो इसमें 5 है, मतलब एलिमेंट के नंबर सेम होने चाहिए, कोई अलग हो। जैसे किसी में आपको, जैसे मान लो वैसे सेट में से बोलते राम श्याम, मतलब किसी के नाम लिखे हों, मतलब एक बॉय के नाम लिखे हों, और किसी में आपको नंबर लिख दिया 1 2 3 करके, बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जैसे उसमें आपके 5 ऑब्जेक्ट है, 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 ऑब्जेक्ट है, 5 एलिमेंट है, तो वो इक्विवेलेंट सेट जरूर कहलाएंगे, ठीक है। सो ओके, जैसे इसमें मैंने 1 2 3 लिखा, ये तो नंबर है और ये आपके अल्फाबेट्स हैं, वैसे बहुत अलग हैं ये अपने आप में, ये इक्वल तो है ही नहीं, बट इक्विवेलेंट जरूर है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, दैट इज बोथ सेट्स हैव 3 एलिमेंट्स, ठीक है। सो ए, ये रिप्रेजेंट तरीका होता है, हम ए इक्वल टू बी तो ऐसे लिखते हैं, जैसे हम बाकी चीजों को इक्वल टू करते हैं ना सिंपल मैथमेटिक्स में। इक्विवेलेंट लिखने का तरीका होता है कि जो आपका इक्वल को थोड़ा सा ऐसे वेव के टर्म्स में ले जाओ, ऐसे थोड़ा सा, है ना, ऐसे वेव के टर्म में ले जाओ, और थोड़ा सीधा बनाने की जगह थोड़ा सा ऐसे करली सा बना दो, समझ रहे हो, सीधा बनाने की जगह थोड़ा करली सा बना दो, ये बात थी। अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट इज सेट टू बी इट्स कार्डिनलिटी, मतलब कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, तो आप बोलोगे 4, क्योंकि इसके नंबर 4 है। या फिर कोई आपको बोले हाउ मेनी नंबर आर प्रेजेंट इन दिस सेट, तो पता ही ऑब्वियसली 4। कोई बोले कार्डिनल नंबर, तो ये सोचना ये कुछ अलग नंबर होता है। कार्डिनल नंबर मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट ही पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, तो कोई सिंपल नंबर ऑफ सेट बोले, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बोले। देखो नंबर ऑफ सेट का जैसे हमारे पास ये आता है कि नंबर, या तो थोड़ा सा ना इंग्लिश में अगर आप समझो तो कुछ अजीब सी भाषा बन रही है कि नंबर ऑफ सेट्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ सेट पूछ रहा है, क्या कोई नंबर प्रेजेंट इन सेट, फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन जब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पूछ रहा है, वो बहुत तरीके से, मतलब एक तरीके से चीजें डिफाइन कर देता है, ठीक है। एक तो सीधा बोलो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट, थोड़ा सा बड़ी लैंग्वेज में, या बोलो नंबर प्रेजेंट इन सेट, तो भी ठीक है, वो काफी अच्छा तक स्पीक कर रहा है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ द सेट ऑफ डेट सेट बोले तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हम जब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोले तो हमारा मतलब ये है कि हम नंबर प्रेजेंट इन सेट बोल रहे हैं। वो मतलब अजीब से लगता हो, लेकिन उसको मानना नहीं, उसको नंबर प्रेजेंट इन सेट ही बताना है। कार्डिनलिटी एक सिंपल वर्ड से बोली जा सकती है कि नंबर ऑफ प्रेजेंट इन सेट पूछ रहा है। सो देन कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 4, ठीक है। बी भी ऐसे ही है, देन कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज 5, ओके। एनी सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड, ठीक है। मतलब अगर आप रिपीट करते, ये बात तो पहले ही पढ़ चुकी है, एक बार फिर आपके फैक्ट में आ गई, तो कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा ए ई आई ओ यू और फिर ए लगा दिया, मान लो इस सेट का नाम दिया मैंने, फिर बी सेट लिखा जिसमें अगेन वॉवल्स ही लिखे हैं, ए ई आई ओ यू, बस इसमें स्पेसिफिक ये 5 लिखे। तो अब कोई बंदा उठ के ये नहीं सकता कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए एक्चुअली इक्वल टू बी है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इसका रिपीटेशन मैटर नहीं करता, हम इसको इतना ही कंसिडर करते हैं। इनफैक्ट ऐसे लिख ही नहीं सकते, समझ रहे हो। कैसा लिखोगे तो फिर 6 एलिमेंट डिनोट करेगा, देखने के तरीके से आप बोलोगे 5 है, तो लेकिन ऐसा लिख ही नहीं सकते आप, 2 बार नहीं लिखते चीजों को, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें आप देखोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है जून नवंबर अप्रैल सितंबर, यहाँ देखो जून नवंबर जून, फिर 2 बार लिख दिया, सितंबर अप्रैल सितंबर, सितंबर 2 बार लिख दिया। तो इसमें भी मतलब ये दोनों एक्चुअल में इक्वल है, दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन थिंग। ठीक है, ऐसे लिख ही नहीं सकते, बट फिर भी मैं सिर्फ लिखने के तरीके से बता रहा हूँ कि दे आर द सेम थिंग। मतलब अगर एक चीज आपसे कोई बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, तो यहाँ पर भी आप n इक्वल टू 4 ही बोलोगे और यहाँ पर भी n इक्वल टू 4 ही बोलोगे, क्योंकि जब ये नंबर ऑफ एलिमेंट बोल रहा है तो ऑब्वियसली देखने में 6 दिख रहे हैं, चाहिए ना, लेकिन हाँ, बट हम वैसे बोलेंगे 4, क्योंकि हमें यूनिक एलिमेंट्स ही चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं होते, उनको एक ही मानेंगे। चलो, तो ये चीजें बस देखो, आपको मतलब अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर, क्योंकि डाउट करेंगे, बाकी बहुत ज्यादा सिंपल और प्लेन थिंग्स है, रीड करने से भी समझ तो आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो मैं आपको ना बहुत ज्यादा इंफेसाइज करके बता रहा हूँ, वो चीजें आपके मन में आएंगे नहीं। तो मैं खुद भी डाउट क्रिएट करता हूँ दिमाग में, ताकि अगर आपके मन में आता भी है वो इन फ्यूचर कभी, तो वो आपको क्लियर हो जाए, मुझे पता है और बाकी क्या क्या डाउट आ सकते हैं। तो आई एम ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी स्पेयर। मतलब एक होता है ना कि आप जब मतलब पिछले 5 6 7 8 साल से पढ़ा रहे हो, तो आपको पता है कि घुमा फिरा के इसमें से ही कुछ होगा डाउट, तो सारे ही कवर क्यों नहीं कर लो आपके अपनी थ्योरी पढ़ाते हो। ठीक है, मतलब कोई, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स कोई अलग डाउट आ भी गया तो वो पूछ सकता है स्टूडेंट ने कमेंट्स में पर्सनली, है ना। बट यस, मोस्ट ऑफ द की डाउट्स पता ही हो जाते हैं। तो एक वो बात अलग है, आप 1 साल 2 साल पढ़ा रहे हो, आपको ऐसे स्टूडेंट का जो होता है ना, स्टूडेंट भी अलग टाइप के मिले हैं आपको, मतलब एक कहीं कुछ ऐसे मिले, कहीं कुछ ऐसे मिले, लेकिन 5 6 7 साल पढ़ाने के बाद आपको हर स्पेयर के स्टूडेंट मिल जाते हैं, हर जोन के। मतलब मैं कैटेगराइज नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऐसे हम बोलते कि लेवल 1 2 3, मैं कोई नाम नहीं लूंगा कि भाई ये ज़्यादा कैपेबल है, तो लेवल 1 2 3 में बोलते थोड़ा लेवल में थोड़े से मतलब जो ज़्यादा नंबर ले आते हैं बच्चे, ठीक है, तो उसमें मतलब आपको लेवल 1 2 3 हर टाइप के स्टूडेंट मिल गया। ठीक है, सिंगलटन सेट, अ सेट इज विद सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल सेट। तो वही तो अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत प्लेन थिंग है, लेकिन अगर पढ़ के चलना है हमें, कोई मतलब थ्योरी छोड़नी नहीं है, क्या पता क्या चीज आ जाए हमें पता नहीं चले कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो एन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 लिखने का तरीका कि एक्स के अंदर एक एलिमेंट है, तो लिखने का तरीका ये भी हो सकता है जैसे एक्स सच डेट, ये कौन सा फॉर्म होता है, कोई बताएगा? यस, थिंक, ये होता है हमारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने बताया था ना कि सच डेट, ये यहाँ पर स्टार्टिंग में हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं जिसके थ्रू हम चीजों को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, फिर सच डेट का सिंबल लगाते हैं, उसके बाद एक्स को डिफाइन करते हैं कि हम रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन एक्स है क्या। ये तो हम एक सहारा ले रहे हैं वेरिएबल का, लेकिन वो सहारा लेके बताएं तो कि वो एक्स है क्या एक्चुअली। तो एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर एक्स इज बिटवीन 1 and 3। ठीक है, और ये तो ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर आपने एक और ये करली ब्रेस डाल दिया। एक्चुअल में इसमें भी एक ये जो मैंने बताया था ना कल, जैसे आपको ये बताया था, मतलब सेट के अंदर एक एलिमेंट जिसका नाम फाई है, तो इसको हम, मैंने ये बताया था कि ये और ये एक्चुअल में इक्वल होते हैं, या तो आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। देखो एक दो चीजें फिर क्लियर कर देता हूँ। ये का मतलब सेट के अंदर कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0। ये का मतलब भी यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0। लेकिन अगर आप इसके अंदर ये डाल देते हो तो ये नहीं कहोगे कि फाइव और ये जैसे होते हैं, तो इसमें भी नहीं, इसके अंदर ये आ गया। ठीक है, तो फाइव के ऊपर आप ब्रैकेट कर, फाइव को खाली ऐसे ही लिखते हो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट 0 शो करने हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक्चुअल में 1 है। ठीक है, और आपको बता देता हूँ ये और ये इक्वल होते हैं सिंस, तो अगर मैं इसके अंदर ये डाल देता हूँ एक और कर्ली ब्रेस, तो ये मतलब ये अपने आप में एक एलिमेंट है जिसको 5 बोलते हैं, जिसके अंदर एक 5 आ गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें भी कवर होनी चाहिए। अच्छी बात है, हम एक छोटे से एग्जाम्पल, मतलब छोटे से डेफिनेशन में, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन में चीजों को भी समझ रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक है, और इसमें भी हम, जैसे मैंने बोला, नेचुरल नंबर तो हमें पता है 1 और 3 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर आता है 2, 1 3 को इंक्लूड नहीं करे ना, देख सकते हो आपके स्टेटमेंट में। ठीक है, दैट इज सेट ऑफ नल सेट। ओके, तो एक मिनट, यहाँ कुछ थ्योरी पार्ट मिसिंग हुआ। सिंगलटन तो हमने कवर ही कर लिया। ओके, फाइन, ठीक है। सेट ऑफ नल सेट, फाइव इज अ सेट कंटेनिंग अल्फाबेट 5। ठीक है, ये एक दो लाइन पता नहीं कहाँ से एक्स्ट्रा आई है, इसको आप वैसे कर सकते हो फिलहाल, मतलब एक टाइम के लिए छोड़ सकते हो, क्या पता कहीं से आगे पीछे कई बार प्रिंट हो जाता है ना, टाइप हो जाता है। चलो, बट मैंने आपको सिंगलटन की डेफिनेशन अच्छी तरह से बता दी है। ठीक है, अभी यूनिवर्सल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा माइक चेक कर लेता हूँ, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा, हाँ ठीक है। यूनिवर्सल सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, वो बहुत मेन पार्ट है, वो ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और बहुत ज्यादा सेट्स की मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। और यूनिवर्सल सेट और ये सब जो मतलब चीजें आपकी वेन डायग्राम जो सब आएंगे, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर आपके कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी में भी आएंगे, और प्रोबेबिलिटी में तो फिर क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं, तो वहां फिर आपका इसका रोल बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं और भी चीज सोचने में आपको हेल्प करेंगे ये। ठीक है, नॉर्मल में अगर आपकी बात करूं, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं सेट्स के अंदर, या फिर अगर मैं नॉर्मल स्टेटमेंट वाले सिंपल जनरल क्वेश्चन की बात करूं, वहां भी हेल्प करेंगे। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द आपकी जेई के सिलेबस में कोई आप जनरल मैथमेटिक्स की बात करते हो तो वहां भी हेल्प करेंगे, और बाकी जेई में तो आपकी प्रोबेबिलिटी में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये दो दो तीन चीजें हैं दैट आई वांट टू शेयर विद यू, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है,
चलो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज अ सेट विच इंक्लूड ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सेट कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी डी, मतलब कोई क्वेश्चन या फिर कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर मैं कहूंगा कि इवेंट लगा लो या फिर पर्टिकुलर टास्क के अंडर अंडर हम कुछ 5-6 सेट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मतलब लगा लो कि नंबर ऑफ सॉरी बॉयज का एक सेट बना लिया, गर्ल्स का एक सेट बना लिया, टीचर्स का मतलब जैसे एक अलग सेट बनाया, कुछ इस टाइप का हम बना के चल रहे हैं। मान लो कि एक स्कूल का मतलब एक उसमें क्या होगा, जैसे अगर मैं वैसे समझाऊँ, एक उसमें हम कहेंगे स्कूल एक यूनिवर्सल सेट है, जिसके अंदर हमने सारे गर्ल्स, बॉयज़, टीचर्स, ठीक है, अदर स्टाफ लाइक नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह, वो सब इंक्लूड करके बनाया है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ, आप वैसे वर्नाक्युलर में समझेंगे, तो ये बड़ा-सा स्कूल है जिसके अंदर सब कुछ आ गया। तो ये बड़ा-सा जो स्कूल है, ये यूनिवर्सल सेट है, जिसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर एक जैसे मान लो, वैसे तो हम वेन डायग्राम में मतलब सर्कल के तरीके रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर सारे बॉयज़ कवर हैं, इसके अंदर सारे गर्ल्स कवर हैं। बट ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा इसके अंदर सब कुछ कवर है। मतलब इसमें चलो टीचर्स भी लिया है, ठीक। तो ऐसे मतलब जो कंसिडरेशन में है वो, जैसे इसमें हम समझेंगे, आप थोड़ा-सा समझने और मतलब लिखने वाला और सॉल्व करने वाला टास्क आएगा आपका धीरे-धीरे। दैट इज़ इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। जनरली चलो ठीक है, सबसेट और सुपर सेट हमने वहाँ भी पढ़ा था। वो उसमें हम जनरली एक के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मतलब बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए या फिर ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, ये एक के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। यहाँ बहुत सारे सेट हैं। हो सकता है टाइम ऑफ द कंसिडरेशन में एक ही सेट आ रहा हो, बट लेकिन इसमें हम मोर देन की जनरली कंसिडरेशन करते हैं और मोर देन के लिए एप्लीकेबल होता है। वो चीज़ फिर मोर देन के लिए एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से नहीं होती। ठीक है? Thus a set that contains all the sets in a given context, अब वही given context या फिर given consideration वाली बात is called the universal set. It is denoted by U. ये भी important है, it is denoted by U. एक बार मैं ये आपको समझा देता हूँ, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। जैसे आप देखो, A सेट कंसिडरेशन में लिया 1 2 3, B भी लिया 2 4 5 6, C भी लिया 1 2 5 7। अब आपको U लिखना है। अच्छी बात है, U अगले पेज पे आया है। मैं आपको यहीं लिख के दिखाता हूँ ताकि आप समझ भी जाओ। चलो 1 2 3 मेरा ऐसा सेट लिखा हूँ जिस मतलब इस सेट के अंदर ना ये सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, क्योंकि कंसिडरेशन सबसे मतलब ये सबका सेट है, मतलब ये सारे इसके सबसेट कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन सारे एलिमेंट ए बी सी जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, वो इसके अंदर आने चाहिए, क्योंकि इसी में से डिराइव होके फिर ये बनेंगे। समझ रहे हो? तो एक तरीके से ए बी एंड सी ऑल थ्री आर सबसेट ऑफ यू। ठीक है, फिर चलो 2 तो इसमें से हम एक बार लिख ही चुके, तो बार बार नहीं लिखना। 4 लिख लो, अब 5 भी लिख लो और 6 भी लिख लो, तो ये सारे कवर हो गए। 1 पहले ले चुके, 3 पहले ले चुके, 5 भी पहले ले चुके, 7 एक्स्ट्रा 7 आएगा, तो यही बनेगा, ये मेरा यू बन गया। क्योंकि अब चाहे इसमें से आप सी भी ड्राइव कर सकते हो, मतलब सी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसमें से आप बी भी ड्राइव कर सकते हो और इसमें से ए भी ड्राइव कर सकते हो। रिपीटेशन वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमने एक चीज क्या किया कि रिपीट नहीं किया चीजों को, नहीं तो आप कोई ऐसे बोलेगा अरे सबको लिख दो ना 1 2 3 ए के सारे आगे, फिर वापस लिख दो 2 4 5 6 बी के सारे आगे, फिर कोई बोलेगा सी के सारे लिख दो 1 3 5 7। चलो एक बार को आप कह दोगे, लेकिन फिर ये यहाँ से ना मैंने बताया कि ये तो लिखने का तरीका होता ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया फिर आपकी इसमें से आप फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ही गलत बता दोगे। इसमें तो आपको देखो 3 और 4 क्या हो गया 7 और फिर 7 और 4 11, लेकिन एक्चुअल में कितने 7 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो फिर ऐसे सारी चीजें आगे गलत दी जाएगी। तो चलो अगर ऐसा भी लिख रहे हो तो आपको बाद में देखना कि जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखो, जैसे आपने देखा 2 रिपीट हो रहा है, तो इसके बाद आप इस पे ही आओगे। डायरेक्टली भी उसको थोड़ा वहीं पे कंसिडर करके सोच सकते हो कौन कौन सी चीज बार रिपीट हो रही है, दिमाग में मतलब थोड़ा एक कोने में रखो इस चीज को, कौन सी चीज रिपीट हो रही है, उसको फिर आप कंसिडरेशन में जब लो तो यू में मत लिखना। ठीक है, थोड़ा सा मतलब देखो एडवांस थिंकिंग या फिर थोड़ी सी एक टाइप से ना, एक टाइप से 2-3 चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा दिमाग में। ठीक है, इनिशियल स्टेज है, बट आई मस्ट टेल यू कि इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, और ये तो चलो ज़्यादा कुछ है भी नहीं एग्जीक्यूटेबल टाइप में कि बहुत ज़्यादा इसमें अप्रोच लग रही है, बट ठीक है, आगे आप जैसे अगर सिंपली अगर आप जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह लेते हो, अगर अच्छी आईआईटी या किसी और भी इंस्टीट्यूट में, तो आप देखोगे कि आपको कोडिंग वोडिंग कर रहे हो, आपको मतलब आपका डायमेंशनल अप्रोच भी चाहिए, आपको कुछ डाटास वगैरह आप एक साथ दिमाग में एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, और यहाँ पर भी आप देखोगे आगे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ना लेवल, तो इट इज मस्ट यार। ठीक है, और बेसिक स्किल के लिए मस्ट है। ठीक है, और लेकिन धीरे धीरे सीखते जाओगे, डोंट वरी। अगर किसी को लगता है कि एट द मोमेंट इट्स नॉट ईजी फॉर हिम टू डू टाइप ऑफ थिंग, यहाँ तो चलो बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल। चलो ठीक है, बट आई डोंट वांट टू waste time over here. I just want to like focus again over here. ठीक है, but yeah, yes, these things are also important. I must tell you these things in between. चलो, अभी ए बी सी मैंने बता ही दिया, यू मैंने लिख दिया। यू में आपको पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या होंगे, 7 होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके थ्रू कोई नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ सकता है। देखिए, ये आपको दिखा सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी सी। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट वैसे ही नहीं बचना चाहिए। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या है? ऑब्वियसली दो के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफाइन करते हैं, मतलब आपस में म्यूचुअल रिलेशन होता है कि दो के सेट डिसजॉइंट कब होंगे, लेकिन वो दैट विल बी लाइक अब थोड़ा आपके लिए मतलब एक ना इंटरेस्टिंग पार्ट छोड़ के जाता हूँ, जो सर्च करना हो गूगल वगैरह पे सर्च कर लेना। बट ठीक है, एक क्वेश्चन रिमाइंड में छोड़ के जाता हूँ, डिसजॉइंट सेट क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। होता है ना कि धारावाहिक सॉरी मतलब जैसे सीरियल्स वगैरह में होता है कि अब लास्ट क्या होने वाला है,
तो वो छोड़ के जाते हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट छोड़ के जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ आगे की वीडियो में ऐसा भी करके जाऊँगा आपके लिए। चलो ठीक है, अभी तो ये तो कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है आई बिलीव, बट येस, what is return set that we're going to discuss in the next class. Till then, keep learning, keep watching. We'll be meeting soon in the next lecture now.